2 जनवरी 2025 शाम करीब 8 बजे छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में रहने वाले चंद्रशेखर परिवार के छोटे बेटे मुकेश चंद्राकर को एक कॉल आता है। उस कॉल के बाद मुकेश घर से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन देर रात जब वो घर नहीं लौटते तो उनके बड़े भाई युकेश चंद्राकर उन्हें कॉल करते हैं, पर मुकेश का फोन स्विच ऑफ आता है। वैसे तो उसका फोन बंद आना कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि मुकेश पेशे से पत्रकार थे। रिपोर्टिंग के दौरान अक्सर फोन बंद रखते थे और कई बार बस्तर के घने जंगलों में जाने पर नेटवर्क भी चले जाता था। यही सोचकर युकेश ने पहले ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उन्हें लगा शायद मुकेश न्यू ईयर सेलिब्रेट करने कहीं बाहर गए होंगे, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया और मुकेश का फोन ऑन नहीं हुआ, युकेश की बेचैनी बढ़ने लगी। बस्तर वैसे भी नक्सल प्रभावित इलाका है, जहां हर पल किसी अनहोनी का डर बना रहता है। युकेश ने मुकेश के सभी परिचितों को कॉल कर उनके बारे में पता लगाने की कोशिश की। चूंकि मुकेश अपनी जर्नलिज्म की वजह से बस्तर का जाना पहचाना नाम थे, इसलिए उम्मीद थी कि किसी ना किसी ने उन्हें जाते हुए जरूर देखा होगा, लेकिन किसी के पास कोई खबर नहीं थी। परिवार वालों ने पहले खुद आसपास तलाश की, कई बार फोन मिलाया, लेकिन फोन लगातार बंद ही आ रहा था। कई घंटों तक कोई सूचना न मिलने पर घर वालों और पत्रकार मित्रों को अनहोनी की आशंका होने लगी। आखिरकार 2 जनवरी की सुबह युकेश ने अपने भाई की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में लिखवाई। पुलिस की टीम रवाना हुई और अलग अलग जगहों पर मुकेश की तलाश शुरू हुई। इसी दौरान युकेश ने गूगल की फाइंड माई डिवाइस सर्विस का इस्तेमाल कर मुकेश की लास्ट लोकेशन ट्रैक कर ली। लोकेशन के मुताबिक मुकेश 1 जनवरी की रात को बीजापुर शहर के चट्टान पर बस्ती के एक फार्म हाउस के पास तक पहुंचे थे। पुलिस तुरंत उस फार्म हाउस पहुंची और उस 11 कमरों की तलाशी ली, लेकिन वहां भी मुकेश का कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस की तलाश जारी रही, लेकिन कोई सफलता हाथ नहीं लगी। युकेश की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उन्होंने मुकेश के यूट्यूब चैनल बस लाइव पर जाकर लोगों से मदद की अपील तक कर दी। मेरे भाई ने यहाँ पर बहुत लोगों की मदद की। आप प्लीज प्लीज, मैं आप सभी से एक निवेदन कर रहा हूँ, मेरा बच्चा मेरे को चाहिए। बहुत से लोग इसके पीछे नक्सलवादियों का हाथ मान रहे थे, क्योंकि मुकेश बेबाक पत्रकार थे और कई बार उनकी रिपोर्टिंग से बड़े लोगों की नाराजगी मोल ले चुके थे। सीसीटीवी फुटेज भी चेक किए गए, लेकिन मुकेश कहीं नजर नहीं आए। युकेश के मन में फिर भी वही फार्म हाउस वाली लोकेशन अटक रही थी। उन्होंने कई पत्रकारों के साथ मिलकर पुलिस पर दोबारा वही तलाशी लेने का दबाव बनाया। आखिरकार पत्रकारों का एक ग्रुप पुलिस की टीम के साथ फिर उसी फार्म हाउस पहुंचा। तलाश शुरू हुई और इस बार सबकी नजरें टिक गई फार्म हाउस के सेप्टिक टैंक पर। उस टैंक पर बनी स्लैब पर ताजा सीमेंट लगा हुआ था। नजर पड़ते ही सबके मन में अनहोनी की आशंका और गहरी हो गई। पत्रकारों और परिवार वालों ने पुलिस से स्लैब को तुरंत तोड़वाने की मांग की। दोपहर करीब 3 बजे पुलिस ने स्लैब तोड़ना शुरू किया। जैसे ही सेप्टिक टैंक खुला, वहां मौजूद हर शख्स के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उस सील किए गए टैंक के अंदर मुकेश चंद्राकर की लाश दफन थी। शरीर की हालत देख कोई भी अपनी नजरों पर यकीन ही नहीं कर पा रहा था। कत्ल इतना बेरहमी से किया गया था कि पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर तक ने कहा, अपने 12 साल के करियर में ऐसा केस मैंने कभी नहीं देखा। मुकेश का शरीर पानी में डूबे रहने से फूल गया था। उनके सिर पर 15 फ्रैक्चर, दिल और लीवर बुरी तरह से डैमेज और शरीर की कई हड्डियां टूटी हुई थी। ये नजारा इतना दर्दनाक था कि वहां मौजूद किसी ने भी इससे पहले इतनी बेरहम हत्या कभी नहीं देखी थी। एक निडर और ईमानदार पत्रकार का नक्सली प्रभावित इलाके में मर्डर होना आपको शायद एक सामान्य खबर लगे, लेकिन जब इस ब्रूटल हत्या का असली सच, इसके पीछे की वजह और इसमें शामिल हर शख्स के काले राज सामने आएंगे, तो न सिर्फ आपका खून खोल उठेगा, बल्कि दिल के अंदर ये सवाल भी गूंजेगा, क्या सच का साथ देने वालों का यही अंजाम होता है? मुकेश चंद्राकर का जन्म छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के बासागुड़ा गांव में हुआ था, लेकिन उनकी जिंदगी शुरुआत से ही संघर्षों भरी रही। सिर्फ 2 साल की उम्र में पिता का साया सिर से उठ गया और परिवार की आर्थिक हालत ऐसी हो गई कि दूध तक खरीदने के पैसे नहीं थे। घर चलाने की जिम्मेदारी उठाई उनकी मां ने, जो आंगनबाड़ी में काम करने लगी। बेहद कम कमाई में बच्चों का पालना आसान नहीं था, लेकिन मां ने अपनी इच्छाओं को मारकर भी दोनों बेटों की पढ़ाई में कोई कमी नहीं आने दी। मुकेश और उनका परिवार ऐसे इलाके में रहते थे
जहां नक्सलवाद का आतंक चरम पर था। हालत का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि जब गांव में खबर फैली कि मुकेश और उनका दोस्त पुलिस फोर्स में भर्ती हो सकते हैं, तो नक्सलवादियों ने दोनों को उठा लिया। लेकिन उनकी मां ने अपनी बहादुरी से न सिर्फ दोनों की जान बचाई, बल्कि उन्हें सकुशल घर वापस भी ले आई। यही हिम्मत कहीं न कहीं दोनों बेटों के खून में भी शामिल हो गई थी। इसी बीच सरकार ने नक्सलवाद को रोकने के लिए सलवार जुम्स आंदोलन शुरू किया, लेकिन वक्त के साथ सलवार जुम्स भी भ्रष्ट और क्रूर होता चला गया। गांव वालों पर दोहरी मार पड़ने लगी। जो सलवार जुम्स के साथ होते उन्हें नक्सल वाली मार डालते, और जो सलवार जुम्स का विरोध करते उन्हें सलवार जुम्स वाले ही पीट पीट कर खत्म कर देते। नतीजा यह हुआ कि चंद्रशेखर परिवार को मजबूरी में सलवार जुम्स की राहत कैंप में रहना पड़ा। वहां उनकी मुश्किलें और बढ़ गई। मुकेश को मजबूरी में महुआ और इमली बेचकर परिवार का गुजारा करना पड़ता। 2023 में कैंसर से उनकी मां का भी निधन हो गया। अब मुकेश और उनका भाई युकेश सिर्फ एक दूसरे का सहारा थे। युकेश ने फ्रीलांस जर्नलिज्म शुरू किया और बड़े भाई को देखकर मुकेश के मन में भी पत्रकारिता का जुनून जागा। धीरे धीरे वही जुनून उनका पैशन बन गया। मुकेश ने शुरुआत लोकल मीडिया से की, लेकिन जल्द ही सहारा न्यूज, न्यूज 80 और एनडीटीवी जैसे बड़े चैनलों के लिए भी फ्रीलांस पत्रिका करने लगे। कम उम्र से ही जिंदगी की असली हालत देखने के कारण वो ग्राउंड रिपोर्टिंग में गहराई और सच्चाई दिखा पाते थे। वो एक ऐसे पत्रकार थे जो सच दिखाने के लिए हर हद तक जाने के लिए पीछे नहीं हटते। उन्होंने सलवार जुम्स नेताओं की ठेकेदारों के साथ मिली भगत से करप्शन होता देखा। कम उम्र के बच्चों को बंदूक थामकर स्पेशल पुलिस ऑफिसर बनते देखा, और यही अनुभव उनकी रिपोर्टिंग में भी झलकता था। मुकेश उन चुनिंदा पत्रकारों में से थे जो बिना डरे सीधे नक्सलवाद इलाकों में जाकर रिपोर्टिंग करते थे। साल 2021 में तो उन्होंने ऐसा काम किया जो आज तक किसी रिपोर्टर ने नहीं किया था। जब नक्सलियों ने सीआरपीएफ, पीएफ, कोबरा कमांडो राकेशवर सिंह मनहास को अगवा कर लिया था और उनकी हत्या तय मानी जा रही थी, उस वक्त कोई भी पुलिस अधिकारी या नेता नक्सल इलाके में जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। लेकिन मुकेश अकेले अपनी बाइक पर नक्सलियों के इलाके में घुसे, उनसे बातचीत की और कमांडो को बचाकर अपनी बाइक पर बैठाकर सुरक्षित वापस ले आए। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने पत्रकार के साथियों की मदद से किडनैप हुए सब इंजीनियर को भी छुड़ाया। ये साहस और निडरता उन्हें अपनी मां से ही विरासत में मिली थी। मुकेश को लोग यारों का यार, खुशमिजाज और घूमने फिरने का शौकीन इंसान कहते थे, लेकिन यही निडरता और सच दिखाने का जुनून आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी दुश्मन साबित होने वाला था। मुकेश हमेशा से लोगों की मदद करने को तैयार रहते थे, वक्त बेवक्त उनके साथ खड़े हो जाते थे। यही वजह थी कि धीरे धीरे उनका नाम बस्तर जिले के लोगों और साथी रिपोर्टर के बीच गूंजने लगा। सच को सामने लाने की जिद ने उन्हें बस्तर जंक्शन नाम से अपना यूट्यूब चैनल शुरू करने की प्रेरणा दी, और जैसे ही उनकी वीडियो एक एक कर अपलोड हुई, सिस्टम की नींव और करप्शन की जड़ें हिलने लगी। 1 साल पहले इस सड़क का निर्माण कार्य हुआ, बारिश हुई, बह गया पूरा का पूरा मुरुम मिट्टी। अब लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यकीन मानिएगा, जब आप इसका एस्टिमेट देखेंगे तो तय मानिएगा कि यहाँ 3 मीटर पक्के पुल का निर्माण हो चुका होगा दस्तावेजों में, और उसका पूरा आहरण भुगतान हो चुका है। अपनी रिपोर्टिंग के जरिए मुकेश ने साफ दिखा दिया कि सिस्टम जनता की समस्याओं सुलझाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी जेबें भरने के लिए काम करता है। आज से करीब 20 साल पहले इस सड़क का निर्माण कार्य हुआ था, और इसके साथ ही यहाँ पे एक पुल का निर्माण भी हुआ था, मगर वक्त के साथ भारी बारिश की वजह से वो पुल ढह गया करीब 2 साल पहले। और पिछले 2 सालों से ग्रामीण जो है लगातार जिम्मेदारों से गुहार लगाते रहे कि भैया इस पुल का निर्माण कार्य करवा दीजिए, क्योंकि आगे ढेर सारे गांव हैं और बहुत से लोगों के लिए यही सड़क जो है मुख्य मार्ग है। लेकिन जिम्मेदार हमेशा उदासीन रवैया अख्तियार करते रहे। मुकेश ने अपनी रिपोर्टिंग से एक्सपोज कर दिया कि ये भ्रष्टाचारी सिर्फ पैसों की लूट में नहीं लगे, बल्कि अपनी हवस ए लालच में आम लोगों की जिंदगी और उनकी जान तक से खिलवाड़ कर रहे हैं। वो बेखौफ दिखा रहे थे कि कैसे आम जनता का टैक्स का पैसा जनता की भलाई पर खर्च होने की बजाय ठेकेदारों की जेब बनने का जरिया बना दिया गया था। इतना ही नहीं, मुकेश ने वहां के खस्ताहाल स्कूलों की असली तस्वीर भी दुनिया के सामने ला दी। शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए सरकारें करोड़ों रुपए फूंक रही है, मगर धरातल पे हालात बिल्कुल
विपरीत हैं, खराब हैं। बच्चे इसी तरह से पार करते हैं इस हिस्से को। इतने बुरे हालात हैं। जहां बच्चों के लिए ना तो सही क्लासरूम थे, न ही बैठने की जगह और न ही पढ़ाई के लिए जरूरी सुविधाएं। स्कूल भवनों के जतन के लिए एक योजना ही चला दी थी पूर्ववर्ती सरकार ने, लेकिन स्कूल का जतन तो नहीं हो पाया। लेकिन संबंधित ठेकेदार, सब इंजीनियर, उस विभाग के अधिकारी और कई सफेद पोश लोगों का जतन जरूर हुआ है। तिजोरियां जरूर भरी गई हैं। मुकेश निडर होकर सच को सामने ला रहे थे और उनकी रिपोर्टिंग का असर साफ दिखने लगा था। जहां भी उन्होंने रोड या पुल की खामियां उजागर की, वहां काम शुरू हो जाता। लेकिन यही सच सिस्टम में बैठे भ्रष्टाचारी को चुभने लगा। नतीजा ये हुआ कि मुकेश को आए दिन धमकियां मिलने लगी, लेकिन मुकेश पर इन धमकियों का कोई असर नहीं हुआ। वो अपने अंदाज में सच की परतें खोलते रहे। स्वास्थ्य विभाग की एक और लापरवाही और भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा देखिए, दिखाते हैं आपको। आइए, 50 लाख की लागत से पुल बनाया गया है और ये पहली ही बारिश में पुल बह चुका है। उन्हें अंदाजा तक नहीं था कि सच की इस लड़ाई में वो ऐसे सांप के बिल में हाथ डालने जा रहे हैं जो उनके लिए मौत साबित होगा। 25 दिसंबर 2024 क्रिसमस का दिन। मुकेश छत्तीसगढ़ के एक बड़े प्रोजेक्ट में हुए घोटाले की रिपोर्ट तैयार कर रहे थे। अपने साथी रिपोर्टर नीलेश के साथ उन्होंने एनडीटीवी छत्तीसगढ़ के लिए इस प्रोजेक्ट एक्सपोज करना शुरू किया। रिपोर्टिंग में बताया गया कि बीजापुर के गंगलूर से नीलाश तनक तक पहुंचने वाली 52 किलोमीटर की सड़क में भारी धांधली हुई है। बजट था 56 करोड़, लेकिन कंट्रैक्टर ने इसे बढ़ाकर 120 करोड़ करवा दिया। क्वालिटी इतनी बदतर थी कि सड़क अभी पूरी बनी भी नहीं थी और उखड़नी शुरू हो गई। सिर्फ 1 किलोमीटर में ही 35 गड्ढे पड़ गए थे। हालत ये कि कोई चाहे तो हाथ से ही सड़क उखाड़ दे। मुकेश ने इस रिपोर्टिंग को सिर्फ एक रिपोर्ट बनकर सरकारी दफ्तरों में धूल खाने के लिए नहीं छोड़ा, बल्कि इस पर एक मुहिम, एक आंदोलन की तरह उठाया। इस मुहिम का असर भी हुआ और मुकेश की ये गूंज दूर तक पहुंच गई। जैसे ही रिपोर्ट पब्लिक हुई, छत्तीसगढ़ सरकार ने एक इंक्वायरी कमेटी गठित कर इस प्रोजेक्ट पर जांच बिठा दी। ये 52 किलोमीटर लंबी सड़क बनाने का कंट्रैक्टर कोई और नहीं बल्कि सुरेश चंद्राकर था, जो मुकेश चंद्राकर का चचेरा भाई था। पुलिस अधिकारी के घर का रसोइया जो 10वीं पास भी नहीं था, वह जुगाड़ पानी से कॉन्ट्रैक्टर बन गया। फिर करोड़ों के घोटाले करने लगा। इसी जुगाड़बाजी और भ्रष्टाचार से उसने 2021 में अपनी शादी में ही 10 करोड़ रुपए से भी ज्यादा खर्च कर डाले थे। शादी इतने ग्रैंड थी कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को बुलाया गया। विदाई BMW और हेलीकॉप्टर से कराई गई। बीजापुर जैसे इलाके में जहां कई लोगों के पास 2 वक्त का खाना भी मुश्किल है, वहां सुरेश ने शादी में करोड़ों उड़ाए थे और उसकी यह शादी बीजापुर की सुर्खियों में छा गई थी। सुरेश चंद्राकर के मजबूत राजनीतिक कनेक्शन थे और उन्हीं की मदद से वो टेंडर हासिल कर करोड़ों का घोटाला करता रहा। लेकिन जब मुकेश की रिपोर्ट एनडीटीवी MP छत्तीसगढ़ में पब्लिश हुई तो सुरेश का यह घोटाला सबके सामने आ गया। बात यहाँ 121 करोड़ की थी और आरोपी उसका चचेरा भाई था, इसलिए सुरेश का खून सबसे ज्यादा मुकेश पर खोल रहा था। पहले तो सुरेश ने हर तरह से मामले को दबाने की कोशिश की, यहाँ तक कि अपनी इमेज को बचाने के लिए उसने न्यूज़पेपर में अपनी तारीफों से भरे आर्टिकल भी निकलवा दिए। लेकिन इस बार उसकी कोई भी चाल कामयाब नहीं हो रही थी, क्योंकि इस बार उसके झूठ का पर्दाफाश मुकेश ने किया था और मुकेश की ईमानदारी को खरीदना नामुमकिन था। यहीं से सुरेश ने अपने दोनों भाइयों दिनेश और रितेश के साथ मिलकर मुकेश को हमेशा के लिए उस रास्ते से हटाने की साजिश रच डाली। 31 दिसंबर 2024 को नए साल का जश्न मनाने के बहाने रितेश ने मुकेश को फार्म हाउस पर बुलाया, लेकिन उस दिन काम में बिजी होने की वजह से मुकेश नहीं जा पाए। फिर अगले दिन यानी 1 जनवरी 2025 को रितेश ने कॉल कर उन्हें खाने के बहाने दोबारा उसी फार्म हाउस पर बुलाया। देर रात जब मुकेश फार्म हाउस पहुंचे तो वहां रितेश और फार्म हाउस का सुपरवाइजर महेंद्र राम टेके मौजूद थे। मुकेश को जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगले ही पल उनके साथ क्या होने वाला है। बात करते करते अचानक दोनों ने लोहे की रोड से मुकेश पर हमला बोल दिया। मुकेश ने बचाव की कोशिश भी की थी, जिसमें उसका हाथ टूट गया, लेकिन दोनों मिलकर उस पर भारी पड़ गए। आयरन रोड से उनके सर पर लगातार 15 बार वार किया, उन्हें मौत के घाट उतार दिया। सोचिए, मुकेश की हत्या करने वाले वही थे, उनके अपने भाई, जिनकी खुशियों में वो हमेशा शामिल रहते थे। ये सब पहले से प्लान था, इसलिए सुरेश मौके पर मौजूद नहीं थे, लेकिन सब कुछ उसी के इशारे पर हो रहा था। हत्या के बाद सुरेश का दूसरा भाई दिनेश चंद्राकर वहां आया
और मुकेश की लाश को फार्म हाउस में बने सेप्टिक टैंक में डाल दिया। लाश को ठिकाने लगाने के बाद तीनों जगदलपुर में सुरेश के पास पहुंचे। वहां सुरेश ने दिनेश को वापस फार्म हाउस जाने और सेप्टिक टैंक पर सीमेंट की स्लैब डलवाने का आदेश दिया ताकि ना बदबू बाहर आए और ना ही किसी को मुकेश की लाश का पता चल सके। 2 जनवरी की सुबह दिनेश ने जाकर वही किया, सेप्टिक टैंक पर सीमेंट से स्लैब डलवा दी। सुरेश जानता था कि मुकेश के अचानक गायब हो जाने के बाद पुलिस उसे जरूर ढूंढेगी और शक की सुई उस पर ही जाएगी, इसलिए उसने बड़ी चालाकी से अपनी गाड़ी का नंबर प्लेट बदलवाई और रितेश को दिल्ली भेज दिया ताकि लगे वो हमेशा की तरह काम के सिलसिले में दिल्ली गया है। दिनेश और सुपरवाइजर महेंद्र वहीं बीजापुर में रुके रहे। उधर मुकेश चालाकी से हैदराबाद निकल गया अपने एक साथी से मिलने का बहाना बनाकर, लेकिन जाने से पहले उसने एक और चाल चली। उसने जानबूझकर जगदलपुर में अपने दोस्त को कॉल कर बताता है कि वो अपने दोस्त से मिलने हैदराबाद जा रहा है और अगर वो चाहे तो चल सकता है। असल में ये सब उसका बनाया हुआ ड्रामा था ताकि पुलिस जब इंक्वायरी करे तो ऐसा लगे कि वो हैदराबाद सिर्फ अपने दोस्त से मिलने गया था, ना कि भागकर छुपने। लेकिन ये चाल ज्यादा दिन नहीं चल पाई। 3 जनवरी को मुकेश की लाश मिलने के बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। दिनेश और महेंद्र राम टेके को बीजापुर से गिरफ्तार किया और रितेश रायपुर से। पर असली खेल का मास्टरमाइंड सुरेश अब भी फरार था। एसआईटी ने सुरेश को पकड़ने के लिए करीब 200 सीसीटीवी फुटेज खंगाले और 300 से ज्यादा मोबाइल नंबर की लोकेशन ट्रेस की। आखिरकार हैदराबाद में अपने ड्राइवर के घर छुपे बैठे सुरेश को पुलिस ने धर दबोचा। लेकिन इस केस में आज भी कुछ ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब ढूंढना बाकी है। जिस फार्म हाउस पे मुकेश को मारा गया, वहाँ मजदूरों के लिए कमरे बने थे, तो क्या उस दिन मजदूर वहाँ मौजूद नहीं थे? अगर थे तो क्या उन्होंने कुछ ऐसा देखा नहीं? और जब स्लैब डलवाई गई तो क्या किसी ने मुकेश की लाश को नहीं देखा होगा? मुकेश चंद्राकर एक ऐसा पत्रकार जो कलम और आवाज के जरिए सच की लड़ाई लड़ रहा था, लेकिन उसी सिस्टम ने जिसकी खामोशी को उजागर करने के लिए वो हर दिन जूझ रहा था, उसी सिस्टम ने उसे मौत के घाट उतार दिया। जहां एक तरफ मुकेश अपनी ईमानदारी से जैसे तैसे 2 वक्त की रोटी कमा रहा था, वहीं दूसरी तरफ भ्रष्टाचार की दलदल में डूबे सुरेश चंद्राकर ऐशो आराम की जिंदगी बिता रहा था। मुकेश अपने समाज और लोगों की आवाज बनने की कोशिश करता रहा, जबकि सुरेश ने अपनी दौलत और मक्कार चालों से खुद को समाज सेवक साबित कर डाला। और फिर आई वो तारीख जब बस्तर भास्कर अखबार में एक बड़ा आर्टिकल छपा, छत्तीसगढ़ का इमर्जिंग स्टार। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि उस आर्टिकल में नाम था सुरेश चंद्राकर का, एक भ्रष्ट, लालची और खूनी इंसान जिसे मीडिया ने समाज का नायक बताकर पेश किया। सोचिए, जिस इंसान के हाथ मासूम पत्रकार के खून से रंगे हो, वही अखबारों में प्रेरणा स्रोत और हीरो के रूप में छप रहा था, और दूसरी तरफ मुकेश जिसने अपनी जान की परवाह किए बिना सच को सामने लाने की कोशिश की, उसका नाम था कहीं दर्ज नहीं था। अगर सुरेश जैसे लोग इस समाज की प्रेरणा स्रोत हैं, तो फिर मुकेश का क्या? असल सवाल ये है कि क्या सच और ईमानदारी की लड़ाई इस देश में कभी भी अकेलेपन और मौत के सिवा कुछ दे सकती है? आज भी छोटे छोटे जिलों में कई मुकेश मौजूद हैं जो सच की आवाज उठाना चाहते हैं, लेकिन सुरेश जैसे लोगों की धमक और सिस्टम की चुप्पी उन्हें रोक देती है। और इसलिए नहीं कि वो कायर हैं, बल्कि इसलिए कि वो जान चुके हैं इस जंग में वो बिल्कुल अकेले पड़ जाएंगे। कितने ही मुकेश अब तक या तो झूठे मुकदमों में फंसाए जा चुके हैं या फिर मारपीट और धमकियों से खामोश कर दिए गए, लेकिन मुकेश ने एक जवाब जरूर दिया, उस सवाल का जो लोग अक्सर पूछते हैं, वीडियो बनाने से क्या होगा। मुकेश ने ये साबित किया कि कैसे एक बड़ा बदलाव सिर्फ एक वीडियो, एक आवाज और एक सोच से लोगों तक पहुंच सकता है, क्योंकि चुप रहने से तो वैसे भी कुछ नहीं बदलने वाला। और उनकी इसी सोच ने बेईमानी की नींव हिला दी थी। अगर आप भी ऐसे ही सच्चे और हकीकत पर आधारित रियल क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें।